अच्छा चलो पहले सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करना है ना। हाउ मच ऑफ लाइम बोल रहा सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे ना पहले। यस सर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर डिलीट हो गया तो उसको बाद में पढ़ा दीजिएगा। चलो ठीक। तो सेकंड चैप्टर क्या है? इस मैटर अराउंड अस प्योर। लेक्चर। हाँ, क्या डाउट था बताओ, क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? हाउ मच of lime can be obtained by burning 400 हाउ gram of मच ऑफ limestone. लाइम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग 400 gram of 400 limestone. 400 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला पता है? याद नहीं है सर। लाइमस्टोन बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3। अब इसको अगर बर्न करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनता है? CO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 गैस इवॉल्व होता है। ठीक है। यस सर। तो अब सबसे पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे। बैलेंस है क्या रिएक्शन? नहीं सर। नहीं है बैलेंस। नहीं मेरे को तो दिख रहा है बैलेंस रे। सर, सर है। बैलेंस्ड कहाँ है? यस सर। क्या करोगे बैलेंस करने के लिए बताओ? तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ। अब क्या करना है? ये तो ऑलरेडी सारा नंबर ऑफ एटम्स तो बराबर ही है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, सभी एलिमेंट का। यस सर। तो अब यहाँ पे मोल मोल एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, ये बता चुके हैं तुम लोगों को। तो अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का बर्न करोगे तो ये है लाइम, इसको बोलते हैं हम लोग लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड ये है लाइम। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट अगर बर्न होगा तो 1 मोल लाइम बनेगा और 1 मोल CO2 बनेगा, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यस सर। कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट gives 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम लाइम। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा? इसका मोलर मास क्या हो जाएगा बताओ? तो इसको मास के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज हमको जो आंसर देना है वो मास के टर्म में देना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना हो जाएगा 40। बताओ? अरे कैल्शियम कार्बोनेट सर का 40 पूछ। कैल्शियम का होता है 56। और 40 + 12 और प्लस 16 × 3 कितना हो गया? ये सबको जोड़ो, ये 100 आ जाएगा। हो गया। यस सर। तो मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट की जगह अगर मास में लिखें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं? 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसके जगह मास क्या लिखोगे? सर 56। तो ये आ गया 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या फिर लाइम। तो 100 ग्राम से 56 ग्राम मिलता है, तो 400 ग्राम से कितना मिलेगा? बोलो। 100 से अगर 56 ग्राम, 100 ग्राम अगर लाइमस्टोन लेते हैं तो 56 ग्राम लाइम मिलता है। तो 400 ग्राम लोगे तो कितना मिलेगा? क्या करना होगा? सर 56 × 400/100। 56 × 100 ना, ये 1 का पहले निकालोगे और 1 के बाद 400, तो इतना ग्राम ऑफ लाइम आ जाएगा। तो डायरेक्टली 100 से अगर 56 मिल रहा है तो 400 से कितना मिलेगा? डायरेक्ट उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो डायरेक्टली वही चीज़ आ रहा है, 56 × 4 ग्राम ऑफ CaO।
तो ये कितना आ गया, 224 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। ये लाइम आ गया समझ में? यस सर। और है कुछ? नहीं सर। और भी किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं है ना? बोलो, नेक्स्ट नो चैप्टर सर। स्टार्ट करें। नेक्स्ट चैप्टर चलो। तो नेक्स्ट चैप्टर है तुम लोग का, सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा है इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसमें मेनली पहला चैप्टर तो तुम लोग का ऑलरेडी स्कूल में कवर हो ही गया होगा, बेसिक्स तो तुम लोग को पता ही होगा मैटर के बारे में। अभी हम इस चैप्टर में मेनली मैटर का क्लासिफिकेशन करना है, कितने टाइप्स के मैटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे हम लोग अलग अलग उसमें पढ़ेंगे कि कंपाउंड किसको बोलते हैं, एलिमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसका मिक्सचर किसको बोलते हैं, फिर मिक्सचर को सेपरेट करने के क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पे मान लो कि कोई भी सब्सटेंस अगर है, सब्सटेंसेस या मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो क्लासिफिकेशन इसका हो सकता है, एक बोलते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर और इम्प्योर में क्या डिफरेंस है बताओ तो? प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है, बता सकता है कोई? प्योर किसको बोलेंगे हम लोग, जिसमें कि ओनली वन सब्सटेंस इज प्रेजेंट, ठीक है। ओनली वन मतलब उसमें सिर्फ एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, एक ही टाइप का बोल सकते हैं इसे। ओनली वन सब्सटेंसेस प्रेजेंट, उसको प्योर बोलेंगे, ठीक है। और इम्प्योर किसको बोलेंगे? इम्प्योर का मतलब क्या हुआ कि मोर देन वन सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, ठीक है, एक से ज़्यादा, मोर देन वन सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, तो इसको हम लोग इम्प्योर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इम्प्योर मतलब वो ख़राब चीज़ है। इम्प्योर मतलब नाम से जैसे दिख रहा है इम्प्योर है, मतलब वो उसमें वो ऐसा नहीं कि मतलब इम्प्योरिटी गंदगी है वो, मतलब एक से ज़्यादा अगर सब्सटेंस होगा तो उसको इम्प्योर बोल देते हैं, और सिर्फ एक ही टाइप का अगर सब्सटेंस होगा, ठीक है, तो उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब इसमें ध्यान दो, अब प्योर सब्सटेंस का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, प्योर सब्सटेंस को, इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन एक होता है, प्योर सब्सटेंस में एक होता है एलिमेंट, और दूसरा होता है कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस का ये क्लासिफिकेशन है, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में कोई डिफरेंस बता सकता है क्या? बोलो, दिख रहा है सबको स्क्रीन? हेलो, स्क्रीन यस दिख सर। रहा है ना? चलो, तो एलिमेंट को अगर डिफाइन करना चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो सिंपलेस्ट या बेसिक फॉर्म होगा ना, सबसे सिंपलेस्ट या बेसिक फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का जो सबसे सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म होगा, जिसको कि फर्दर हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं किया जा सकता है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर, उससे और सिंपलर चीज में हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते उसको, देन इट,
बाय फिजिकल और केमिकल मेथड, या कोई भी फिजिकल या केमिकल मेथड एम्प्लॉय करके उसको और फर्दर हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, वही सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में ध्यान रखना, एलिमेंट 3 टाइप के हो सकते हैं। अब एलिमेंट्स का भी क्लासिफिकेशन जो ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है एलिमेंट? 3 टाइप में कैसे लिख सकते हैं एलिमेंट को, बताओ इनका क्लासिफिकेशन। एलिमेंट में एक मेटल आ सकता है, दूसरा आ सकता है नॉन मेटल्स आ सकता है। चलो इसको ऐसे लिख लो, एक एंड पे हो गया मेटल, दूसरे एंड पे हो गया नॉन मेटल्स, और बीच में क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक तीसरा टाइप का एलिमेंट होता है, उसको क्या बोल, मेटलॉइड। मेटलॉइड। मतलब जिसके पास दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मेटल की तरह भी बिहेव करता है और वो नॉन मेटल की तरह। ठीक है, तो ये हो गया 3 टाइप्स के एलिमेंट हो सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल और बीच वाला मेटलॉइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया एलिमेंट के बारे में। अब कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई करेंगे, इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं इधर। बताओ कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई करोगे, ये तो एलिमेंट हो गया। तो कंपाउंड को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? तो कंपाउंड हो गया, कंपाउंड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ए प्योर सब्सटेंस। ठीक है, कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट अगर उसमें कंटेन होगा, विच आर combined together in a fixed proportion, which are combined together in a fixed proportion by mass। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट अगर किसी एक सब्सटेंस में कंबाइंड होंगे और फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास, मतलब जो भी कंपाउंड बनेगा ना उसमें एलिमेंट का मास का जो प्रोपोर्शन होगा वो फिक्स्ड होगा, चाहे वो कंपाउंड कहीं से भी बना हो। जैसे वाटर है, तो वाटर में अगर वाटर देखोगे कौन कौन सा एलिमेंट से मिलके बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वाटर में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालोगे ना, तो वो रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आइदर वो वाटर टैप वाटर लो या सी वाटर लो या फिर कहीं रिवर वाटर लो या कहीं और का वाटर लो, वाटर का कंपोजिशन जो है फॉर्मूला तो फिक्स रहेगा, H2O, मतलब हाइड्रोजन का 2 ही एटम होगा और ऑक्सीजन का 1 एटम। वो नंबर ऑफ एटम कभी भी उसमें चेंज नहीं हो सकता है। तो एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ एटम होगा उस कंपाउंड में वो हमेशा फिक्स रहेगा, या फिर उसका मास जो होगा वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड 2 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में? हम्म, क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनिक किसको बोलेंगे हम लोग, बताओ। अरे ऑर्गेनिक सुने होगे ना, नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनिक किसको बोलेंगे? अब रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, आता है किसी को? हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। सर नेचुरल। हाँ, नेचुरली जो ऑकर करेगा, प्लांट और एनिमल से जो ऑब्टेन होगा। ठीक है, लिविंग स्पीसीज से जो सब्सटेंस ऑब्टेन होगा, या नेचुरली जो नेचर में पहले से है प्रेजेंट। ठीक है, तो उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं हम लोग। और इनऑर्गेनिक मतलब जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जा रहा है, जो लैब में प्रिपरेशन होगा वैसा कंपाउंड का, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलते हैं। तो मोस्टली कंपाउंड जो होगा ये तुमको मिलेगा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। इन दोनों ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, ये कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और एलिमेंट्स जो है
एलिमेंट आइदर वो मेटल हो या मेटेलाइड हो या फिर नॉन मेटल हो, एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एटम्स के फॉर्म में, ये ध्यान रखना। एलिमेंट जो होगा वो एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा और कंपाउंड जो होगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन किसका था, प्योर सब्सटेंस का। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होंगे, एक एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट तीन टाइप का होगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, और कंपाउंड दो टाइप का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा एटॉमिक फॉर्म में और कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में। चलो, तो ये था किसके लिए, प्योर सब्सटेंस के लिए। अब उसी तरह हमको क्लासिफिकेशन करना है इम्प्योर सब्सटेंस को। तो इम्प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन, इम्प्योर सब्सटेंस कितने टाइप्स के होंगे। इम्प्योर सब्सटेंस में सिर्फ, इम्प्योर सब्सटेंस हम लोग किसको बोलते हैं बताओ तो, जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस होंगे प्रेजेंट। तो मेनली वो जो टर्म होता है इम्प्योर सब्सटेंस के लिए, हम लोग टर्म यूज़ कर लेते हैं मिक्सचर। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस के लिए टर्म क्या यूज़ करते हैं, मिक्सचर। तो मिक्सचर को अगर डिफाइन करना हो हमको, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर यूज़ कर लेंगे। मिक्सचर को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे लिख सकते हैं इसको, कि द कॉम्बिनेशन ऑफ two or more substances, the combination of two or more substances। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, या तो एलिमेंट भी हो सकता है या फिर कंपाउंड भी हो सकता है, which are not chemically combined with each other and which are not chemically combined with each other and may also be present in any proportion, may also be प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। जैसे कंपाउंड में क्या था कि प्रोपोर्शन जो है उसका मास का प्रोपोर्शन वो फिक्स था, बट मिक्सचर में वैसा कोई फिक्स नहीं होता है प्रोपोर्शन। ठीक है, कि जनरली इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस अगर कंबाइन हो गए, केमिकली कंबाइन नहीं हो रहा है, वो फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, जस्ट उसको हम लोग मिक्स कर दिए, और उसका प्रोपोर्शन जो होगा किस रेशियो में वो मिक्स होगा वो वैरी भी कर सकता है, वो फिक्स नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, अब ये मिक्सचर जो है ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, ये तुम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े ही होगे ऑलरेडी, पहले से ही जानते हो कि मिक्सचर दो टाइप्स का हो सकता है। एक बोलते हैं हम लोग हेट्रोजेनियस होता है और दूसरा होमोजेनियस, सुने हो ना। Yes, sir. तो एक मिक्सचर है होमोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में, बताओ तो। बता सकता है कोई। हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस में क्या डिफरेंस होगा। Sir, homogeneous uniformly होगा, तो homogeneous मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, heterogeneous में हाँ ठीक है, तो जैसे इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस। किसी भी मिक्सचर को होमोजेनियस तब बोलेंगे if
द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स, उसमें जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे ना, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और सब्सटेंसेस, ठीक है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलो या फिर सब्सटेंसेस बोलो, प्रेजेंट इन इट exists in one single phase without any visible boundaries of separation in them, without any visible boundaries of separation in them। इसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, कि वैसा मिक्सचर जिसमें कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स या सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, बट उन सभी सब्सटीट्यूएंट्स या सब्सटेंसेस का जो फेज़ होगा ना, वो सिंपल एक ही फेज़ होगा। अगर मान लो अलग अलग सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, जैसे हम लोग इसमें बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में, एग्जांपल आ जाता है सॉल्यूशन का। एग्जांपल, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। जैसे मान लो सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का बना सकते हैं हम लोग, शुगर सॉल्यूशन बनाए या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाए, तो उसमें क्या होता है, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग बनाए तो सॉल्ट एक अलग सब्सटेंस है, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं पानी में, बनाते हैं वाटर में, तो वाटर दूसरा सब्सटेंस है। जब ये सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्ट को बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट और वाटर को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो जब ये मिक्स हो जाएगा ना, मिक्स होने के बाद सॉल्ट जब मिक्स हो गया पूरा पानी में, डिज़ोल्व कर गया, तो मिक्स होने के बाद क्या होगा, उसके बीच में कोई बाउंड्री तुमको दिखेगा क्या? कोई मिक्स होने के बाद वो क्या बन जाएगा, बिल्कुल एक फेज़ बन गया, ठीक है। मिक्स होने के बाद बिल्कुल एक फेज़, ऐसा थोड़ी कि उसमें तुमको सॉल्ट दिख, जब वो पूरा पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा तो सॉल्ट दिखेगा क्या तुमको? दिखता है? बताओ। नो सर। नहीं। तो मतलब सॉल्ट जब बन गया, वो जब सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, तो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाने के बाद उसका फेज़ क्या हो गया, सिर्फ एक सिंगल फेज़ हो गया। अब उसमें अलग अलग फेज़ नहीं है। जैसे शुरुआत में लोगे तो इनिशियली क्या होता है, सॉल्ट जो होता है वो सॉलिड होता है और वाटर जिसमें मिक्स करना है वो लिक्विड होता है। तो शुरुआत में तो वो अलग अलग फेज़ है, लेकिन जब वो सॉल्यूशन बन गया तो उसके बनने के बाद तो अलग फेज़ नहीं दिखता है, सॉल्ट तो दिखता ही नहीं है, वो तो उसी में डिज़ोल्व हो गया, तो एक सिंगल फेज़ ऑब्टेन हुआ। और वहाँ पे कोई बाउंड्री तुमको दिखता है क्या? सॉल्ट जैसे सॉल्ट विजिबल होता है क्या कि यहाँ तक सॉल्ट होगा उसके बाद पानी होगा? बाउंड्री, कोई विजिबल बाउंड्री तुमको या बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखता है क्या सॉल्यूशन में? नो सर। नहीं। तो उस टाइप के मिक्सचर को बोल सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन, ये होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें कि कोई अलग अलग सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होंगे वो सिंगल फेज़ में होगा, कोई एक फेज़ सिंगल फेज़ होगा, विदाउट एनी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इन देम। तो सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्यूशन एक एग्जांपल हो गया होमोजेनियस मिक्सचर का, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी होता है होमोजेनियस मिक्सचर का, कि होमोजेनियस मिक्सचर का कंपोजिशन जो होगा ना, वो थ्रू आउट द मिक्सचर जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें एक और लाइन ऐड कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। कहीं से भी अगर तुम थोड़ा अमाउंट ऑफ मिक्सचर निकाल लोगे तो उसका कंपोजिशन जो मेज़र करोगे वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। तो ये हो गया होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? अब इसमें देखो सॉल्यूशन तो हो ही गया, सॉल्यूशन में कुछ भी आ सकता है, शुगर सॉल्यूशन हो गया या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन एटसेट्रा। एयर भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है या नहीं? एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं ना, कौन कौन से गैस होते हैं? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, बहुत सारे इनर्ट गैसेस भी होते हैं। तो वो सारे क्या हैं, होमोजेनियसली मिक्स हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। तो एयर को भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है।
तो ये सब एग्जांपल हो गया होमोजेनियस मिक्सचर का। हेट्रोजेनियस मिक्सचर हम लोग किसको बोलेंगे? इसको अगर डिफाइन करना हो तो बोलेंगे ए मिक्सचर इज said to be heterogeneous if it does not have a uniform composition and also has visible boundaries of separation between them and also has visible boundaries of separation between its constituents। तो ये जस्ट इसका उल्टा हो गया कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा उसका, और उसमें जैसे होमोजेनियस में कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं दिखता है, इसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखेगा। तो जैसे मान लो हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या ले लें हम लोग, जैसे सैंड और वाटर का जब मिक्सचर करोगे, ठीक है, सैंड को वाटर में डिसॉल्व करो, तो होमोजेनियस है या हेट्रोजेनियस है बताओ तो? हेट्रोजीनियस। क्योंकि सैंड तो डिसॉल्व होगा नहीं, पानी में घुलता है क्या? नो सर। तो वो क्या होगा, जैसे ही पानी में मिलाओगे उसको, वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा ना, सारा सैंड नीचे जाके जमा तो हो सर गया। वाटर और ऑयल का भी हो जाएगा हेट्रोजीनियस। क्या चीज़? वाटर और ऑयल। हाँ, उसको भी बोल सकते हैं। तो वहाँ भी तो सेपरेट बाउंड्री तो दिखेगा ना, यस सर। ऑयल और वाटर के बीच में एक विजिबल डिस्टिंक्ट बाउंड्री तुमको दिखेगा। जैसे सैंड और वाटर के बीच में एक बाउंड्री दिखेगा कि नीचे सैंड पूरा डिजॉल्व है और उसके ऊपर पानी है। जैसे मड और वाटर होता है, मिट्टी जो होता है, क्ले जो होता है, शुरुआत में तो वो पूरा मिक्स होगा, लेकिन उसको कुछ देर के लिए अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे देखोगे सारा मड जो है वो कहाँ जाकर सेटल हो जाएगा, नीचे जाकर बॉटम। सेटल हो जाता है, पानी के नीचे, बॉटम में, जिस कंटेनर में लिए हो। तो वहाँ भी थोड़े टाइम के बाद, सेटल होने के बाद, वो क्या होगा, एक विजिबल लेयर तुमको दिखेगा, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखेगा। तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन आ गया तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर में, और हेट्रोजीनियस में आ जाएगा तुम्हारा कॉलॉइड्स। इसके बारे में पढ़ना है यहाँ पे डिटेल में। कॉलॉइड्स हो गया या फिर सस्पेंशन हो गया, ये सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए, एग्जाम्पल हो गए, इसके टाइप्स हो गए हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। ठीक है, ऑयल एंड वाटर हो गया, तो ये सब कॉमन लाइफ एग्जाम्पल, ये सब भी लिख सकते हो, ऑयल एंड वाटर, या फिर ऑयल एंड वाटर हो गया, एंड वाटर लिख लो यहाँ पे, सैंड एंड वाटर हो गया, सैंड एंड सॉल्ट हो गया। सैंड एंड सॉल्ट आपस में मिक्स हो जाएगा क्या, डिसॉल्व होगा वो दोनों आपस में? नो सर। नो सर। तो ये सारा हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गया ना? इसको हम लोग डिटेल में करेंगे, सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स और सस्पेंशन, इन सबको डिटेल में आगे पढ़ना है। ठीक है, तो जस्ट अभी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो सर। नो सर। चलो तब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये जो तीन आया था एलिमेंट, इन सबका एग्जांपल दे सकते हो क्या? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये सबका एग्जांपल पता है ना तुम लोगों को? ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं पहले भी। यस सर। मेटलॉइड का एग्जांपल बताओ, दो तीन। सिलिकॉन। और बस सिलिकॉन ही आ गया। और बोरोन भी एक मेटलॉइड होता है। ठीक है, बोरोन भी डिस्कस किए थे हम लोग। बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया,
जर्मीनियम होता है, ठीक है, कुछ कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सब याद रखना। मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स ये ध्यान सर रखना। आर्सेनिक। हाँ आर्सेनिक भी होता है, ठीक है। तो बोरोन हो गया जिसका सिंबल है बी, सिलिकॉन हो गया SI, जर्मेनियम हो गया GE से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक का सिंबल AS हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, एंटीमनी होता है, ठीक है, तो वो सब एंटीमनी, इसका सिंबल होता है SB, ठीक है। तो ये कुछ कुछ कॉमन मेटलॉइड्स हैं। मेटल नॉन मेटल का तो एग्जांपल लिख लोगे, ठीक है। अब बेसिक हमको देखना है कि कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर बता सकते हो क्या? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार The बार। compound is pure substance. Compound is pure and mixture is impure substance. चलो देख, ठीक है। तो ये टेबल इस तरह का डिस्टिंक्शन ऑफ बता देते हैं तुम लोग को, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 3-4 पॉइंट इनका आना चाहिए। ठीक है, तो टेबल टाइप का बना देते हैं। इस साइड लिखेंगे हम लोग कंपाउंड्स और यहाँ पे मिक्सचर्स, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, कंपाउंड के बारे में पहला पॉइंट बताओ। कंपाउंड में क्या होता है? इन ए कंपाउंड two or more elements are combined chemically। कंपाउंड जब भी बनेगा तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं। जैसे वाटर जो बनता है तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता है ना, तभी तो H2O बनता है। सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दोगे तो वो आसानी से मिक्स होगा क्या? जब तक रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तब तक वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं। बट मिक्सचर में क्या रिएक्शन होता है क्या, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है क्या? नो सर। नहीं, वहाँ पे फिजिकली कंबाइन, सिंपली मिक्स करने से हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मिक्सचर में क्या होता है कि टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, मिक्सचर में एलिमेंट भी हो सकता है कंपाउंड भी हो सकता है, आर सिंपली मिक्स्ड, सिंपल मिक्सिंग होता है, नॉट कॉम्बाइंड केमिकली, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन वहाँ पे नहीं होता है। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। सेकंड पॉइंट, कंपाउंड में क्या होता है? 3 टाइप्स। टाइप्स तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं, डिफरेंस हम लोग को मेन देखना है कि एलिमेंट्स जो होता है, द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि कंपाउंड में जो एलिमेंट का रेशियो होता है ना, एलिमेंट के मास का रेशियो, वो हमेशा फिक्स होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है कि वो फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट शुरुआत में फिक्स्ड, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट हो सकता है, बट इट कैन वेरी, मतलब वो चेंज भी हो सकता है, वो हमेशा फिक्स्ड नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दिस रेशियो कैनॉट चेंज। तो कंपाउंड में जो उसके मास का रेशियो होगा ना, वो शुरुआत में तो फिक्स्ड रहता है कंपाउंड में, और वो
कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है। वो चाहे कंपाउंड कहीं से भी ले लो, किसी भी प्रोसेस से बना हो वो कंपाउंड, जैसे वाटर है तो वाटर कहीं से भी लोगे, सी वाटर, टैप वाटर या रिवर वाटर, कहीं का भी वाटर लोगे, उसमें 2 एटम हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का होगा ही होगा। मतलब हाइड्रोजन का मास का रेशियो और ऑक्सीजन के मास का रेशियो लोगे तो वो हमेशा फिक्स रहेगा। बट मिक्सचर में क्या होता है कि वो शुरुआत में वो फिक्स होता है कि इतना परसेंटेज फिक्स होता है हर एक एलिमेंट का, कि इतना एलिमेंट, जैसे एलॉयज पढ़े होगे ना तुम लोग, एक एग्जांपल है जैसे मेटल को कंबाइन करके एलॉय बनता है, तो जैसे ब्रास पढ़े होगे, कॉपर और जिंक मिला के ब्रास बनता है, तो उसमें कॉपर और जिंक का परसेंटेज फिक्स होता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे जगह से ब्रास अगर ऑब्टेन करोगे तो उसमें उतना ही परसेंटेज होगा, वो चेंज हो सकता है। बट कंपाउंड में वो रेशियो जो होगा, मास का रेशियो, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं बताओ, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। Sir, the melting point of compound is always defined. ये बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डिफाइंड होता है। ऐसे लिख, थर्ड पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस, ठीक है। कंपाउंड्स कहीं का भी लोगे, कभी हमेशा वो होमोजीनियस होगा। लेकिन मिक्सचर जो होगा वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है। मिक्सचर में भी इधर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, समझ में आ रहा है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन नेचर, लेकिन कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस ही होगा। फोर्थ पॉइंट, Sir, mixture can be separated हाँ, कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं आसानी से फिजिकल मेथड से, लेकिन कंपाउंड को हम लोग आसानी से सेपरेट फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि the constituents of compound cannot be separated by physical methods। फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट, जैसे वाटर है तो वाटर से ऐसे फिजिकली थोड़ी ना हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिक्सचर में क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, कैन बी easily separated by physical methods। फिजिकल मेथड से इसको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। मतलब नेक्स्ट पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं कि कंपाउंड में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं लूज देयर आइडेंटिटीज। ये बात समझ में आ रहा है, लूज देयर आइडेंटिटीज मतलब जैसे वाटर है तो वाटर किस किस से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना हुआ है। लेकिन जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो वाटर का प्रॉपर्टी जब हम लोग चेक करेंगे तो वो ना तो हाइड्रोजन से मैच करेगा ना ही ऑक्सीजन से मैच करेगा, वो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा वाटर का। समझ में आ रहा है, शुरुआत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के ज़रूर बना हुआ है, लेकिन जब कंपाउंड बन जाएगा तो कंपाउंड बनने के बाद उसका प्रॉपर्टी जो है वो एंटायरली डिफरेंट होगा। वो ना तो हाइड्रोजन का पूरा प्रॉपर्टी शो करेगा ना ही ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी पूरा शो करेगा। समझ में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कि जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स जो है अपने अपने सेपरेट आइडेंटिटी, जो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी होगा या ऑक्सीजन का सेपरेट अलग अलग जो प्रॉपर्टी था, वो उसके कंपाउंड जो बना हुआ है, वाटर जो कंपाउंड बना है उससे, उसमें वो प्रॉपर्टीज़ दिखाई नहीं देगा, तो वो अपने आइडेंटिटीज़ को लूज़ कर देते हैं। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटीज। समझ में आ रहा है, इसमें बोल सकते हैं हम लोग कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटीज। मतलब ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज
ए मिक्सचर shows the characteristics of all the constituents। तो मिक्सचर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो सारे कंस्टिट्यूएंट्स, उसके सारे कंस्टिट्यूएंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करेगा। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और कोई डिफरेंस बता सकते हो? Sir, compound makes a new substance when reacted. कंपाउंड वही चीज हो गया ना, कंपाउंड में इंटायरली एक नया डिफरेंट सब्सटेंस बनेगा। तो वही चीज हो गया ना कि कंपाउंड जो है वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, बट मिक्सचर जो है अपने सारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को वो शो करता है। तो फिफ्थ पॉइंट से ही कर सकते हैं हम लोग। हाँ, एक और पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। 3-4 पॉइंट ही तुमको ध्यान रखना है, सारे ज़रूरत नहीं है याद रखने का। कि कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो फिक्स होगा, क्योंकि इसमें रेशियो क्या होता है, हर एक एलिमेंट के मास का रेशियो वो फिक्स होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होगा। बट मिक्सचर में मेल्टिंग पॉइंट वैरी कर सकता है। क्यों वैरी कर सकता है बताओ? Sir, सब constituents proper proportion में नहीं रहता है। हाँ, क्योंकि मिक्सचर में ये पॉसिबिलिटी है कि प्रोपोर्शन जो है वो चेंज भी हो सकता है, उसके मास का प्रोपोर्शन जो है, एलिमेंट के मास का प्रोपोर्शन वो चेंज हो सकता है। बट कंपाउंड में ऐसा नहीं है। तो अगर प्रोपोर्शन ही चेंज हो जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, वैरी करेगा। बट कंपाउंड में हमेशा उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? देखो, बोलो। No, sir. No, sir. No, sir. चलो, तो ये बेसिक था यहाँ पे, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। ये सब डेफिनेशन सब 1-2 नंबर का पूछा जा सकता है या डिफरेंस पूछा जा सकता है, जैसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब 3 टाइप्स के बारे में हमको पढ़ना है डिटेल में, सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन। इन सबको डिटेल में करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो बताओ तो? सॉल्यूशन Sir, a क्या हो? solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances. हाँ, सॉल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है सॉल्यूशन, जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होमोजीनियसली मिक्स होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हमेशा होता है। सॉल्यूशन में हमेशा 2 कंपोनेंट होता है। कौन कौन सा 2 कंपोनेंट होता है? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, एक Solute होता है और solvent. सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो ये क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं बताओ तो? सॉल्यूट मतलब क्या हुआ? The substance which is to be dissolved in the said solvent. हाँ Sir, जिसको mix करना रहता है। हाँ, जिसको डिजॉल्व कर रहे हैं, जिस सब्सटेंस को डिजॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्यूट बोलेंगे। और द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज टू बी डिजॉल्व्ड, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द सब्सटेंस टू बी डिजॉल्व्ड, जिसको डिजॉल्व करना है। और सॉल्वेंट क्या हो गया, जिसमें डिजॉल्व करना है, ठीक है। इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड, जिस चीज में, जिस सब्सटेंस में सॉल्यूट डिजॉल्व होगा उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसको डिजॉल्व करना है वो सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो जनरली ऐसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो
सॉल्यूट जनरली होता है कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे मान लो कि ये लिया, ऐसे भी कर लिया। ठीक है, इसमें पानी ले लिया हम लोग 100 ml, 100 ml वाटर लिया है, 100 ml ये वाटर है। अब इसमें मान लो 20 ग्राम शुगर ऐड करना है, 20 ग्राम शुगर डिज़ोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहीं पे मान लो 20 से इसको बढ़ा दिया 40, तो 40 ग्राम आसानी से इसमें डिज़ोल्व हो सकता है। मान लो अब शुगर को बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते हम लोग कर दिए 1 kg शुगर कर दिए, और वाटर 100 ml ही रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी शुगर सॉल्यूट होगा क्या? नो सर। सर उसको हीट करना पड़ेगा तो फिर वो सॉल्यूट होगा। तो इसलिए जनरली ऐसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना है तो जनरली जिसका क्वांटिटी कम है ना उसको हम लोग जनरली सॉल्यूट बोलते हैं, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको जनरली हम लोग ऐसे बोलते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो वो देखेंगे अब इससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आएंगे तो उसमें पता चलेगा कि कितना हम लोग मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो उसके बेसिस पे कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो देखो ये दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। अब इसी में एक टर्म आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट। इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, द मैक्सिमम amount of solute which can be dissolved in 100 gram of the solvent, which can be dissolved in the 100 gram of solvent to form a saturated solution, to form a saturated solution at a given temperature, is known as solubility। सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझते हो तुम लोग? यस सर। क्या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो टाइप का होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? बताओ कोई भी। Sir, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature. तो मतलब किसी भी गिवन टेम्परेचर पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि टेम्परेचर फिक्स रखना है, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाता है। सॉल्युबिलिटी वाला जो फैक्टर है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इसलिए टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखना है। तो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे अगर हम लोग बात करें तो जितना सॉल्वेंट हमको गिवन है उसमें मैक्सिमम जितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, अगर वो मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व हो चुका है उसमें, उससे ज़्यादा अगर ऐड करोगे तो वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा सॉल्यूट। तो उस मैक्सिमम अमाउंट तक अगर वो पहुंच चुका है, मैक्सिमम सॉल्यूट अगर उसमें डिज़ोल्व हो चुका है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ऐसा लिख दे रहा है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो टाइप का होता है। तो सैचुरेटेड मतलब क्या हुआ कि ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड कब बोलेंगे हम लोग?
if it has maximum amount of solute dissolved in it at a given temperature. ठीक है, एंड नो सल्यूट कैन डिजॉल्व फर्दर, एंड नो सल्यूट कैन डिजॉल्व फर्दर। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज कर दोगे ना, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो हम लोग देखेंगे कि उस टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करोगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में गैप भी तो बढ़ जाएगा। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने से क्या होगा कि अब और थोड़ा अमाउंट उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखना है। जब भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हमको आइडेंटिफाई करना है या मैक्सिमम सॉल्यूट हमको निकालना है कितना डिजॉल्व हो सकता है, तो उसके लिए टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखना है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे हम लोग? अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे? Sir, when the amount of solute contained in solution is less than the saturation level. The solution is said to be unsaturated, जबकि उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और फर्दर सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। वो मतलब वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन नहीं किया है अभी तक। ठीक है, इफ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन इट एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब उस गिवन टेम्परेचर पे उसमें और सॉल्यूट अगर डिजॉल्व हो रहा है तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डिजॉल्व्ड इन इट एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। एक होता है सुपर सैचुरेटेड, वो सुने हो तुम लोग क्या? No, sir. सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जितना उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है ना सॉल्यूट का, सॉल्यूट जितना मैक्सिमम उसमें डिजॉल्व होगा, जितना मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकता है, उससे ज़्यादा अगर सॉल्यूट डिजॉल्व कर दोगे ना, मतलब उससे ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा, उससे ज़्यादा सॉल्यूट अगर उसमें ऐड कर दिए हम लोग, तो वो सॉल्यूट तो डिजॉल्व होगा नहीं, वो तो बचा हुआ रह जाएगा नीचे। ठीक है, तो उस टाइप का सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, सुपर सैचुरेटेड, मतलब जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है सॉल्यूट का डिजॉल्व होने का, अगर उससे ज़्यादा सॉल्यूट उसमें ऐड कर दिया गया तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड एग्जांपल क्या होगा किसका? सुपर सैचुरेटेड? मतलब किसी भी कोई भी सॉल्यूशन को हम लोग इन तीनों में कुछ भी बना सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, कुछ भी बना सकते हैं। तो कोई एक ही जैसे शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, सुपर सैचुरेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो सर सुपर सैचुरेटेड में तो प्योरली मिक्स नहीं होता होगा ना सर? फिर प्योरली मिक्स होने का मतलब क्या हुआ कि प्योरली इसमें क्या हुआ कि सॉल्यूट, देखो मैक्सिमम सुपर सैचुरेटेड बनने से पहले वो सैचुरेटेड लेवल हो जाना चाहिए, सैचुरेशन लेवल तक आ गया है, मतलब और उसमें अगर शुगर ऐड कर, जैसे शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो मान लो कि 100 ml वाटर में या 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम 15 ग्राम शुगर ही डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट है 15 ग्राम। ठीक है, अगर 15 ग्राम से ज़्यादा शुगर उसमें ऐड करोगे तो क्या होगा, वो शुगर डिज़ोल्व होगा क्या? मान लो 20 ग्राम अगर शुगर डिज़ोल्व कर दिए, शुगर ऐड कर दिए उसमें, तो 15 ग्राम तो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन बाकी जो बचा 5 ग्राम वो तो डिज़ोल्व नहीं होगा। नहीं होगा तो वो नीचे बचा हुआ रह जाएगा ना, वो सेटल्ड फॉर्म में नीचे जाकर सेटल हो जाएगा वो। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड।
समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। तो जैसे मान लो कोई भी सॉल्यूशन को तीनों टाइप में कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे है कि 100 ग्राम वाटर लिया हम लोग, ये है 100 ग्राम वाटर। अब इसमें मान लो मैक्सिमम जो इसका कैपेसिटी है, मैक्सिमम सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व हो सकता है 15 ग्राम। 15 ग्राम डिजॉल्व हो सकते हैं किसी टेम्परेचर पे। हम लोग बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे ही बात कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व हो सकता है, या मैक्सिमम शुगर वो 15 ग्राम हो सकता है। तो अगर इसमें 15 ग्राम डिजॉल्व हो गया है तो वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? इन तीनों में से कौन सा होगा? बताओ तो। अगर 15 ग्राम उसमें डिजॉल्व हो गया है तो उसको क्या बोले? सैचुरेटेड। अगर मान लो 10 ही ग्राम उसमें ऐड किए हम लोग शुगर, तो वो कौन सा होगा? Unsaturated. अनसैचुरेटेड। मान लो अगर 20 ग्राम हम लोग ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा? Super saturated. सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो यही है, कोई भी सॉल्यूशन जो है वो तीनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, तीनों फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना हम लोग सॉल्यूट लिए हैं और कितना मैक्सिमम उसमें डिजॉल्व हो सकता है। तो सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मोर ऑफ द डिजॉल्व्ड मटेरियल। डिजॉल्व्ड मटेरियल मतलब सॉल्यूट के बारे में बात हो रहा है। देन दैट could be dissolved by the solvent at a given temperature। ठीक है, किसी गिवन टेम्परेचर पे जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, अगर उससे ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो बचा हुआ ही रह जाएगा ना। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तीन No, टाइप के sir. सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर लिए, सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉलॉइड्स और सस्पेंशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉलॉइड्स और सस्पेंशन डिटेल में पढ़ेंगे, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, उसके बारे में। और फिर हम लोग मिक्सचर के बारे में डिटेल में करना है कि कैसे मिक्सचर को सेपरेट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं। कब है तुम लोग का एग्ज़ाम, कब है? Sir, after 13. 13 अक्टूबर? Sir, second week में अक्टूबर या सितंबर? Sir, second week September. of September से start होता है। तो स्कूल खुलने का बात हो रहा है क्या? No, sir, online. ऑनलाइन ही तो होगा? सर टीचर बोल रही है कि ऑनलाइन ही होगा, सब्जेक्टिव भी। और स्कूल खुलने का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है? No, sir. नो सर। ठीक है, तो सब्जेक्टिव पेपर भी ऑनलाइन ही होगा? यस सर, टीचर तो ऐसा ही बोल रही है। अच्छा, तो अभी तो पार्ट तुम लोग का जो टेस्ट होता होगा, यूनिट टेस्ट, वो सब तो ऑब्जेक्टिव ही हो रहा होगा ना? यस सर। Yes, sir. तो हो गया, स्कूल में कितने चैप्टर हो गए ख़त्म? सर सारा हो गया लगभग। सारा चैप्टर स्कूल में हो भी गया, सिलेबस कंप्लीट? सर 2 ही चैप्टर आ रहा है बस। अच्छा, नहीं 2 ही मतलब पहला दूसरा? नो सर, पहला डिलीट हो चुका है तो दूसरा और थर्ड। अच्छा, ठीक है, तो ये भी हो ही जाएगा। इसमें और एक दो क्लास और लगेगा। आज इतना हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सस्पेंशन और कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ लेंगे डिटेल में। उसका बाद तीसरा क्लास में वही सेपरेशन वाला कौन कौन सा टेक्निक्स होता है वो सारा पढ़ना है। तो और 2 क्लास लगेगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग मारो, यहाँ जितने तक बताएं एक बार एनसीईआरटी में खुद से पढ़ो तो क्लियर हो ही जाएगा। स्कूल में हो ही गया चैप्टर तो एक बार पढ़ने से भी समझ में आ जाएगा सर आसानी अभी से। प्रेजेंटली कितना एलिमेंट डिस्कवर हुआ है? अभी टोटल 118 है, लेकिन और भी डिस्कवरी चल रहा है अभी। ठीक है,
पीरियोडिक टेबल में तो ऐसे अभी 118 ही है, लेकिन अभी फर्दर और भी एलिमेंट्स अंडर डिस्कवरी है। Yes, sir. ठीक है। एनसीईआरटी स्कूल में तो हो गया होगा ना ये चैप्टर पूरा, Yes, sir. तो एक बार एनसीईआरटी खुद से पढ़ो। ठीक है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर ही है, इसमें कोई कैलकुलेशन है नहीं, कुछ न्यूमेरिकल भी नहीं है कुछ। ठीक है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है, वो मास परसेंट और ये सब निकालने वाला, वो करवा देंगे तुम लोगों को। वो सब तो बेसिक है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वही होता है ना। Yes, sir. कंसंट्रेशन वाला जो एक दो न्यूमेरिकल है तो सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो वही छोटा छोटा न्यूमेरिकल है एक दो, बाकी सारा पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो एक बार खुद से भी पढ़ने से समझ में आ जाएगा, खुद एक बार पढ़ के देखो एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे फिर जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, एक बार खुद से पढ़ के रखोगे तो। ठीक है, चलो फिर एंड कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं हम लोग। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, चलो sir. चलो फिर एंड करते हैं। ये पीडीएफ भेजना है या नहीं? Yes, sir. भेज दीजिए। हाँ सर भेज दीजिएगा। चलो ठीक है।